बच्चों, ये जो पाठ है आपका, ये पाठ है 12वीं क्लास का है। इसमें जो है बेतान भाग 2 पुस्तक जो है बेतान भाग 2 है। इसके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। पाठ है सिल्वर वेडिंग और लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। और जैसे कि मैं आपको पाठ का थोड़ा सा सारांश बता रही हूँ, थोड़ी सी कहानी बता रही हूँ। और देख लो, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है साइड में कि कितना सारा 2017 में, 2018 में, 2011, 2012, 2009, 10 और 16 में इसमें से प्रश्नों ज़रूर आता है और कम से कम निबंधात्मक आता है। तो आपको जो है इस कहानी की स्टोरी पता होनी चाहिए। जब स्टोरी पता होगी तो आराम से आप इसमें बड़े शब्दों में, ज़्यादा शब्दों में लिख पाओगे। आगे देखें, ये जो पाठ का सारांश है, जो ये कहानी है, ये मनोहर श्याम जोशी ने लिखी है और ये वर्तमान समय की परिस्थितियाँ हैं। आज के समय में जो माता पिता हैं, उनके विचार अपने बच्चों के साथ नहीं मिलते हैं और एक नई पीढ़ी और एक पुरानी पीढ़ी का गैप आ जाता है, जिसे कि हम इंग्लिश में जनरेशन गैप कहते हैं। और ये जो जनरेशन गैप है, ये जो है एक तनावपूर्ण स्थिति को जन्म देता है। ये शहरी कहानी है। इसमें जो है ये एक शहरी कहानी है। इसमें वाई डी पंत हैं, यशोधर बाबू जो है सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं और दिल्ली के गोल मार्केट में रहते हैं। पुरानी विचारधारा वाले हैं। उनके परिवार के सदस्य आधुनिक विचारों के पक्ष में हैं, इस कारण उनमें आपस में मतभेद रहता है। उनका शॉर्ट नेम जैसे कि वाई डी पंत। उनके परिवार में उनकी पत्नी है, उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 3 लड़के हैं उनके। देखिए, उनकी पत्नी तो आधुनिकता के रंग में खुद को ढाल चुकी हैं अपनी पत्नी के मॉडर्न बनने पर, यानी कि होठों पर लिपस्टिक लगाने और बालों को काला करने, ऊंची हील की सैंडल पहनने पर। तो वो इस तरह से बोलते हैं कि अपनी पत्नी का मजाक बनाते हैं। बोलते हैं, सयाल बुढ़िया चटाई का लहंगा, या बूढ़ी मुँह से लोग करे तमाशे। यशोधर बाबू के जो बच्चे हैं, उनके 3 लड़के हैं, एक बेटी है। बड़ा बेटा भूषण है जो 1500 रुपये कमाता है, विज्ञापन की कंपनी में कार्य करता है। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका जा चुका है। उनकी बेटी डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है। वे विवाह के लिए किसी भी लड़के को जो है पसंद नहीं करती है। जो ये मैं शॉर्ट में स्टोरी बता रही हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखें। जो यशोधर बाबू हैं, जो 10th से 10वीं पास करके गांव से जो है दिल्ली आ गए किसी नौकरी की तलाश में। तो उनका किसी ने उनको मतलब कोई सहारा जो है उनको बड़ी मुश्किल से किशनदा ने दिया। किशनदा ने उनको अपने घर में रखा और उनको शरण दी और उनको पैसे से मदद की। यशोधर बाबू किशनदा से बहुत प्रभावित हुए और उनके पूरे के पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में जो है किशनदा का एक रोल है। उनसे वे प्रभावित हुए कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उन्होंने जो है किशनदा ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो जैसे किशनदा ऑफिस से जाने के बाद मंदिर जाया करते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लोगों की सहायता करते थे, अपने रिश्तेदार और लोगों की मदद करते थे और ना जाने उनके जैसे कितने ही लड़कों को उन्होंने अपने घर रखा और नौकरी पे लगाया। तो उनके व्यक्तित्व से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो अपने आप को बदल नहीं पाए। तो देखें, सिल्वर वेडिंग का जो अर्थ है वो विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाने वाला आयोजन सिल्वर वेडिंग कहलाता है। इस कथा के जो नायक हैं वो यशोधर बाबू हैं। सिल्वर वेडिंग की बात चल रही है, तो ये यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग की बात चल रही है। सिल्वर वेडिंग कहानी वर्तमान पारिवारिक जीवन में व्याप्त पीढ़ियों के बीच के अंतराल के रूप में बच्चों को आधुनिक जीवन शैली अपनाते माता पिता के पुरानी विचारधारा के होने के कारण उनका विरोध करते हैं। वे अपने माता पिता की विचारधारा का विरोध भी करते हैं। मनमुटाव को जो है इसमें चित्रित किया गया है। पत्नी क्योंकि अपने बच्चों का ही पक्ष लेती हैं, अतः उस पर भी आधुनिकता का रंग चढ़ गया है, जिस कारण पति पत्नी के संबंध तनावपूर्ण हो गए। यही वर्तमान शहरी जीवन की सच्चाई है। आज जो शहरी जीवन है ऊपर से चमक दमक वाला लगता है, सुविधापूर्ण लगता है, परंतु अंदर से हर स्थिति जो है तनावपूर्ण स्थिति
का सामना कर रहा है आज का व्यक्ति। क्यों? क्योंकि विचारों में असमानता है, तनाव है, कलेश होता है घर में। जिसका चित्रण मनोहर श्याम जोशी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कहानी में किया है। कहानी सिल्वर वेडिंग के लेखक मनोहर श्याम जोशी जहां युवाओं अर्थात नई पीढ़ी को अपने भारतीय रीति रिवाज और संस्कृति के अनुरूप प्रगति करने का संदेश दिया है, वहीं पुरानी पीढ़ी के नाम भी उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि अपनी अतार्किक और असंगत पड़ चुकी परंपराओं को त्याग कर नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य बनाकर चलिए। मतलब कि विचारों का सामंजस्य बनाकर चलेंगे तभी सुखद जीवन की परिकल्पना मूर्त रूप में ले सकेगी। और सुखद जीवन की जो परिकल्पना जो है वो तब जाके सामने आएगी। यशोधर बाबू पुरातन परंपराओं में विश्वास रखते हैं। उनके बच्चे उनकी किसी भी पुरानी बात में रुचि नहीं रखते हैं। उनकी पत्नी भी बच्चों के रंग में रंग गई है, इसलिए कई वर्षों से उनका सबसे मतभेद अपने परिवार में मतभेद होने लगा है। उनका दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया है। उनकी एकलौती बेटी है जो डॉक्टरी की पढ़ाई करके अमेरिका जाना चाहती है। सबसे बड़ा बेटा भूषण जो कि 1500 रुपये वहाँ पर विज्ञापन कंपनी में काम करता है, अपने बेटे की तरक्की देखकर उनको समझ में नहीं आता कि इसको इतनी ज़्यादा तनख्वाह कैसे पा रहा है। उनको तो यह तनख्वाह रिटायरमेंट के समय मिल रही है। आगे देखें, उसी अपनी पत्नी जो कि आधुनिकता के रंग में रंग चुकी हैं अच्छे से, और उनकी पत्नी जो अपने बच्चों के साथ रहती हैं, बच्चों की बात को मानती हैं, तो वो उनके बनाव श्रृंगार पर कुछ टिप्पणियां कह देते हैं, कुछ मजाक कर देते हैं। जैसे कि बनाव श्रृंगार पर, जैसे कि सयाल बुढ़िया चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुहासे लोग करे तमाशे, स्त्री लगती है उन्हें अपनी पत्नी। ये कुछ उदाहरण है जिनसे स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू तेजी से बदलते समाज के अनुरूप अपने को नहीं बदल सके। इस कहानी में यशोधर बाबू के दो कथन यानी कि दो जुमले हमारे सामने आए हैं। एक तो पहला एक जुमला ये है कि जो हुआ होगा, यानी कि वो उनके सामने जो स्थितियाँ आती हैं तो वो उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, जो हुआ होगा। जैसे कि किशनदा की मौत का एक रहस्यमयी ढंग से मौत हो जाती है उनकी, तो वो किसी से पूछते हैं, उनके जो जानने वाले होते हैं उनसे पूछते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, तो ये कहते हैं कि जो हुआ होगा, वो स्थिति को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। आगे देखो, दूसरा जो है वो ये कह देते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। जब उनको कोई बात नहीं अच्छी लगती या नहीं समझ में आती, नहीं जचती, तो उसको वो कह देते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। आगे यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की देखकर खुश होते हैं अंदर से, लेकिन उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई, धन दौलत, जितनी भी प्रगति कर रहे हैं, उसके साथ ही बच्चे जो है मानवीय संबंधों को महत्व नहीं देते। इसलिए उनकी दृष्टि में रिश्ते नाते सब व्यर्थ की बातें हैं। जब उनके बच्चे अपने गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, तो यशोधर बाबू को इन सब बातों से बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं कि अगर मेरी मदद अगर किशनदा ना करते तो आज मैं इस स्थिति में ना हो पाता है। तो देखिए, दो पीढ़ियों का जो गैप है, जैसे कि विचारों का अंतर है, इसमें बहुत सुंदर ढंग से मनोहर श्याम जोशी जी ने दिखाया है, जिसे कि हम जनरेशन गैप भी कहते हैं, अर्थात दो पीढ़ियों के विचारों में अंतर कहा जा सकता है। और उनकी पत्नी तो स्वयं को आधुनिकता में ढाल चुकी थी, लेकिन यशोधर बाबू जो है पुराने ख्याल के व्यक्ति थे, और वो उनके व्यक्तित्व के निर्माण में किशनदा का अहम रोल था। उनके व्यक्तित्व से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसीलिए वो उनके नक्शे कदम पे आगे चल रहे थे। अपनी जीवन शैली कुछ इसी प्रकार से चल रहे थे। देखो बच्चों, आज मैंने आपको इसको इसकी जो स्टोरी है बहुत ही छोटे सारांश के रूप में बताई है। आपको आशा कर रही हूँ समझ में आ गया होगा, और आप फिर इसको जो है खूब अच्छे से लिखें अपनी कॉपी पे, और इसकी कहानी को याद भी करें। अगले जो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों,
एक लास्ट में मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ कि यदि आपने पढ़ लिख कर कुछ बनने की ठान ली है तो वो पूरा आपका सपना हो सकता है, बशर्ते कि उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उस दिन रात उसी के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ज़िंदगी ऐसे ही एवरेज ज़िंदगी जीना चाहते हो, बस ठीक है खाना पीना सोना खेलना कूदना इसी तरह की ज़िंदगी चाहते हो, तो जो तुम थोड़े समय के लिए आज सुख देगी, लेकिन आने वाले समय में आप किसी भी पद को शोभित नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। आप जो भी पाना चाहते हो उसके लिए प्रयास करो, ईमानदारी के साथ प्रयास करो और आगे बढ़ो। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।